फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पर बात करूंगा। इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिसे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज है उस पर भी मैं बात करूंगा। साथ साथ स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसीज अपने प्रोडक्शन का विस्तार कैसे उन्होंने किया है पूरी दुनिया में, उस पर भी चर्चा होगी। उसके साथ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, जो प्रोडक्शन है वो आपस में कैसे अलग अलग देशों में हो रहा है और कैसे किसी चीज़ की असेंबलिंग होती है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। साथ साथ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चाइनीज़ टॉयज़ ने कैसे भारतीय बाज़ार पर कब्जा किया, इस पर भी चर्चा होगी। ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसको विस्तार देने में, इसको आगे बढ़ाने में आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को और मजबूती दी और दुनिया के सारे देश लगभग एक गांव की तरह आज काम करने लगे हैं, आपस में सभी एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। तो इसलिए पेज 63 तक मैं इस पार्ट में चर्चा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको इससे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है, इसलिए आप इसे बारंबार देखें और सुनें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में पेज नंबर 55 से 63-64 पेजेस तक विस्तार से समझाऊंगा। जैसा कि आप इस चैप्टर के इसका जो टाइटल है उससे आप समझ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले। ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब में पूरी दुनिया को प्रदर्शित किया जाता है, उसे एग्जिबिट किया जाता है। पूरा जो वर्ल्ड है उसको एग्जिबिट किया जाता है। उसमें लगभग सभी कंट्रीज़ के पिक्चर हैं, वो आप अच्छे से देख सकते हैं उसको घुमाकर पूरा। तो एक तरह से दुनिया को ग्लोब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट के लिए, कि जिससे आप आसानी से उसे देख सकें, समझ सकें। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, ग्लोब को अगर आप एक विश्व के रूप में लेते हैं, वर्ल्ड के रूप में लेते हैं, तो ये उसका एडजेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन, उसका विस्तार है, उसका एक्सपेंशन है कि वैश्वीकरण। इसकी शुद्ध हिंदी है वैश्वीकरण, यानी किसी चीज़ का उसकी सीमा समाप्त कर देनी, उसकी सीमा पूरी दुनिया के लिए रहनी चाहिए, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये क्यों शब्द आया, ये वर्ड इसलिए आया क्योंकि जो व्यापार है, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, रोजगार है, शिक्षा है, संस्कृति कल्चर है, आप हेल्थ का सेक्टर ले ले, तो आज हमारे जीवन से संबंधित जितने पहलू हैं, जितने फैक्टर्स हो सकते हैं, जितने प्रकार के प्रोफेशंस हो सकते हैं, जितने प्रकार के रोजगार हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, गतिविधियां, एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो सब के सब अब केवल एक कंट्री तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि उसको ऐसा विस्तार दे दिया गया है कि एक से दूसरे कंट्री, बल्कि एक और यानी दो कंट्रीज़ के बीच में ही नहीं, बल्कि दुनिया के आप देखेंगे एक एक कंट्रीज़ 50-50, 25-25 देशों के साथ काम आज कर रहे हैं। तो ये जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, ये जो एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, लेने और देने की जो गतिविधियां हैं, वो उसको पूरा का पूरा विस्तार मिल गया, पूरी दुनिया उसकी सीमा हो गई, कोई एक देश उसकी सीमा नहीं रहा। तो इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एक समय था कि एक देश केवल अपने सीमा तक सीमित था, लेकिन आज वो सीमाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। यही कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, खास करके आर्थिक उत्थान की दृष्टि से, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से,
उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ा, इसी के बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे हाफ पार्ट में। और हाफ पार्ट इसका दूसरा एक लगभग 1 से 1.5 घंटे का लगभग वो वीडियो बनेगा, जिसमें इसके दूसरे पार्ट में इसके आधे भाग के बाद यानी पेज नंबर 63 के बाद के जो पार्ट हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में आपको हम 63 पेजेस तक बताने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या आपको जानना ज़रूरी है, और जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप कैसे इसको लिख पाएंगे, कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट पेज इसका है, इसमें दिया हुआ नोट्स फॉर द टीचर, टीचर्स के लिए नोट्स दिए हुए हैं। और मुख्य, क्योंकि मैंने ग्लोबलाइजेशन की बात आपको कही और इंडियन इकोनॉमी की, तो उसी का सार, उसी की थीम इसमें दी हुई है कि वास्तव में इसमें है क्या। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। ये एक सिंगल सेंटेंस है इस चैप्टर का, जो आपको लगभग सारी बातें समझाने के लिए सफिशिएंट है। कहते हैं कि मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो अधिकांश भाग हैं, अधिकतर क्षेत्र हैं, वो सब के सब क्या हो रहे हैं आज की तारीख में, गेटिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। क्यों? अब एक पर दूसरे की निर्भरता बढ़ती चली जा रही, डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। हर दृष्टि से जितने प्रोफेशंस का नाम हमने आपको लिया, वो उसके जो डायमेंशंस हैं, उसके जो सब्जेक्ट हैं, वो इतने डाइवर्सिफाई हो गए, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दुनिया आज अपने तक, ये कोई कंट्री आज अपने तक सीमित नहीं रह सकता। उसमें से अगर आप देखेंगे क्या है, अक्रॉस कंट्रीज हैज़ मेनी डायमेंशंस। कैसे? जैसे मैंने कहा था कल्चर की बात है, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आपस में एक्सचेंज होते हैं। एक दूसरे के देश में गाने के लिए अपना, या फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेस जाते आते हैं, वो एक्टिविटीज़ भी होती है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, एक देश के पॉलिटिशियन दूसरे देश में आते हैं, दूसरे देश के पॉलिटिशियन दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं। सोशल और इकोनॉमिक एक्सचेंजेज भी ज़बरदस्त हो रहे हैं आज की तारीख में। सोशल जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के भी एक देश कई देश कई दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक फील्ड में इंडस्ट्री है, व्यापार है, अन्य जो इस तरह की, जैसे आप एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो वो भी एक सेक्टर है, हेल्थ की दृष्टि से देखें वो भी एक सेक्टर है, इंश्योरेंस का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, आगे चल करके आप और इस चैप्टर में देखेंगे और जानेंगे। This chapter looks at globalization in a more limited sense. It defines globalization as the integration between countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporations. अब यहाँ 3-4 टर्म्स ऐसे आ गए हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होंगे। आगे चल कर के भी अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया तो भी आपको इन शब्दों से, इन वर्ड्स से हमेशा वास्ता आपका पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन आपने समझ लिया, और अब कहते हैं कि इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सम्मिलन होता है, एक दूसरे का मिलन, एक दूसरे के साथ समझौता, एक दूसरे के साथ मिलना, काम करना बिटवीन कंट्रीज, यानी यहाँ 2 देशों के बीच में, कई देशों के बीच में भी ऐसा व्यापार होता है, ऐसा संबंध होता है। थ्रू किसके द्वारा? फॉरेन ट्रेड के द्वारा। फॉरेन ट्रेड का मतलब, फॉरेन का मतलब है तो विदेश, और ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। व्यापार में विभिन्न तरह की गतिविधियां होती हैं, कोई भी व्यापार होता है, किसी भी तरह के लेन देन का काम हो सकता है, किसी भी तरह के सामान हो, शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी तरह का सर्विसेज हो, किसी भी तरह के लेन देन का काम इसमें होता है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक तो हुआ खरीद बिक्री, दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेशी निवेश। जब कोई किसी एक देश की कंपनी या एक देश की सरकार या वहाँ के कोई सरकारी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, वो दूसरे देशों में जाकर के जब
अपना उद्योग लगाती है या अपना व्यापार वहाँ स्थापित करती है या अपने कोई प्रतिष्ठान, कोई गतिविधि, कोई सर्विसेज दूसरे देशों में जाकर देती है, तो वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। वो कई प्रकार से हो सकता है कि वहाँ जाकर काम करके भी हो सकता है और अपने पैसे जो उनके मतलब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होता है, यानी अगर वो अपना पैसों का, रुपयों का निवेश करता है तो भी है, अपनी फैक्ट्री लगाता है, अपनी कंपनी स्थापित करता है। तो इस तरह से रिटेल की दुनिया की दृष्टि से भी अगर आप देख सकते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें कि चाहे बैंकिंग सेक्टर आप देखें, एक देश का बैंक दूसरे देश में ब्रांचेज अपने खोल रहे हैं। हमारे देश के ही बैंक ने दूसरे देशों में ब्रांचेज खोले हुए हैं। दूसरे देशों के बैंक्स भी यहाँ जैसे HDFC है, ICI है या फिर दूसरे अन्य जो बैंक्स हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के बैंक यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो बैंक भी यहाँ आकर खुल रहे हैं, हमारे बैंक भी दूसरी जगह जाकर खुल रहे हैं, हमारी कंपनियां भी दूसरे देशों में जाकर काम कर रही है और वहाँ इन्वेस्ट कर रही है। सड़कें बना रहे हैं, रेलवे पुल बना रहे हैं, ट्रेन जो रेलवे आप देख रहे हैं, रेल है, उसकी बॉगीज तैयार करते हैं। आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन के जो कोचेज हैं वो कहाँ दूसरे देशों से बनकर यहाँ आ रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ भी तैयार होने की स्थिति बनी है। आपने देखा डिफेंस के सेक्टर में जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, आपने राफेल का नाम सुना होगा, फ्रांस से खरीदा गया है। तो इसी तरीके से ये सब जो विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती है, वो पैसे उसमें लगाती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरे देशों में ही आकर स्थापित करती है। तो इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें होता है। इफ वी टुक एट द पास्ट 30 years or so, we find that MNCs have been a major force in the globalization process connecting distant regions of the world। अब क्या है कि जो MNCs हैं वो अब मुख्य फोकस हो गया है, मुख्य फोर्स हो गया है, जो कि एक देश से दूसरे देशों के बीच में काम करने वाले हैं और उन्हीं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है या फिर एकेडमिक एक्टिविटीज़ है वो या कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो भी उसका भी वो पार्ट होता है। तो वो बहुत एक मेजर फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल का। और मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है कि जो एक से अधिक देशों में काम करे, एक से अधिक कंट्रीज़ में अगर उसकी एक्टिविटी होती है, एक से अधिक कंट्रीज में वो अपनी इंडस्ट्री लगाता है या अपना ट्रेड करता है, उसी को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी उसे हम बोलते हैं। सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ये इसमें टीचर्स के लिए दिया हुआ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है और जो वर्ल्ड लेवल पर एक से अधिक देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं और काम हो रहे हैं वो कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे मॉनिटर किया जाता है, किसकी जिम्मेदारी है उन चीज़ों को देखना और वहाँ नियम और शर्तों को लागू कराना, प्रभावी बनाना, ये सब इसके बारे में बताया गया है। और वो कह रहे हैं कि WTO की वेबसाइट पर जाकर आप उसकी सारी जानकारी ले सकती हैं। आगे मैं WTO के बारे में भी आपको बताऊंगा कि WTO वास्तव में है क्या और क्यों ये एडवाइस किया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। आगे चल के ये सब्जेक्ट भी, ये पार्ट भी आपके चैप्टर में आएगा। तो कहते हैं एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by the leading manufacturers of the world are within our reach. क्या कहता है कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अब हमारे सामने या आधुनिक दुनिया में, आज की दुनिया में हमारे सामने क्या है, बहुत सारे विकल्प सामने आ गए, बहुत सारे चॉइसेस हमारे सामने आ गए हैं। डिजिटल कैमराज हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविज़न्स हैं। केवल यही नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी चाहें तो भारत में पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो जापान जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें
तो यूएसए जाकर स्टडी कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रांस जाकर, जर्मनी जाकर, जापान जाकर, रसा में पढ़ सकते हैं, चाइना भी आप जा सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो इस तरह से और दूसरे देशों के लोग भी इंडिया आकर के स्टडी कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी आप दूसरे देशों में पढ़ सकते हैं और दूसरे देशों के लोग इंडिया आकर पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में तो भी जा सकते हैं। आप अगर अपना हॉस्पिटल कहीं स्थापित करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपके पास जो चॉइसेस हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और उसका कारण है, क्या कारण है कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया की जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं इन सारी दृष्टि से, या बड़े बड़े संस्थान हैं, वो क्या है कि वो अब हमारे बहुत आसान रीच में आ गए हैं, हमारे बिल्कुल करीब आ गए हैं। क्योंकि हमें अब ये नहीं सोचना है कि हमको कोई सामान, अगर यूएसए मेड कोई मोबाइल है या चाइनीज़ मेड कोई मोबाइल है या जापान मेड कोई टेक्नोलॉजी हमें रेडियो चाहिए, टेलीविज़न चाहिए या फिर हमें कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए हमको सोचने की आवश्यकता, जापान जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम यहीं घर बैठे ही उन चीज़ों को आसानी से मंगा सकते हैं और वो सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं और उतनी ही कीमत में, जितनी कीमत में वहाँ अवेलेबल है उसी हिसाब से। तो इसीलिए सस्ता भी है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है, ड्यूरेबल भी है। उसकी क्वालिटी की दृष्टि से भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, फीचर की दृष्टि से भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो आज ये दुनिया इतनी विविधता भरी हो गई है और इतनी आसान हो गई है, हमारी बहुत आसान रीच में है ये सारी चीज़ें। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन इन इंडियन रूट्स। आप देखेंगे क्या है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, आप देखिए कहाँ केवल यहाँ एम्बेसडर कार आपको देखने को मिलती थी, या महिंद्रा की जीप देखने को यहाँ मिलती थी। आज हालात ऐसे हैं कि आप एम्बेसडर कार तो अब बीते ज़माने की बात हो चुकी है, या फिएट कार बीते ज़माने की बात हो चुकी है। आप मारुति कंपनी यहाँ आई, जापानीज कंपनी है, और उसके बाद से यहाँ अब तांता लग गया है। पिछले 10-15 वर्षों में यहाँ दर्जनों बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि भारत में आज कार का उत्पादन नहीं कर रही है, ऑटोमोबाइल्स नहीं बना रही है। होंडा है, हीरो होंडा है, आपने दूसरे जो स्कोडा है वो आप देख रहे होंगे। इसी तरह से दूसरे अन्य जो बड़ी कंपनियां वो आ रहे हैं। मोबाइल के क्षेत्र में आप देखेंगे सैमसंग है, या फिर दूसरे अन्य जो बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी यहाँ आ चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप ये कहना है कि ऑटोमोबाइल्स के जो मॉडल्स हैं, आप हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यानी हर क्वार्टर में, जो इकोनॉमिक क्वार्टर होता है 3 महीने का, हर क्वार्टर में आप देखेंगे नई गाड़ियां, नई मॉडल्स हर कंपनियों की ओर से लॉन्च की जाती हैं, वो आपके सामने होता है। Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars in Indian roads. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to televisions to processed fruit juices. यानी कि खाद्य पदार्थ भी, खाद्य वस्तुएं भी। आज आप अमेरिकन एप्पल यहाँ देख सकते हैं, आप अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी में बने हुए खाद्य वस्तु भी आप यहाँ बने हुए देख सकते हैं। आपने चिकन का भी नाम सुना होगा कि कई ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ चिकन भी, बनाया हुआ चिकन आपको, तैयार किया हुआ आपको मिल सकता है। एग्स बाहर से आ रहे हैं। तो कोई ऐसा सामान नहीं है जो कि किसी फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में नहीं आ रहे हों, या इंडियन जो सब कंटिनेंट है यहाँ से दूसरी कंट्रीज में नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि टेलीविज़न से लेकर मोबाइल तक, ऑटोमोबाइल से लेकर शर्ट्स, पैंट, फ्रूट, जूस, कुछ भी, एप्पल, वेजिटेबल्स, यहाँ तक कि कोई अनाज है, दालें हैं, या कुछ इस तरह के और खाद्य वस्तु, ऐसे पदार्थ हैं हमारे लिए, कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, वो भी आप देखेंगे। मेडिसिन्स का भी आदान प्रदान, इंडिया को मेडिसिन्स की फार्मेसी कहा जाता है, यानी सबसे अधिक मेडिसिन्स बनाने की कंपनी अगर है तो वो भारत में है, और यहाँ से दुनिया के सैकड़ों देशों में मेडिसिन्स जाती है।
तो इसी तरह से बहुत वाइड रेंज हो गया चॉइसेस का जो गुड्स हैं उसकी दृष्टि से। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 2 दशक पीछे, 2 दशक नहीं बल्कि 3 दशक पीछे की बात आप करें तो 3 दशक पीछे यानी 30 ईयर्स बैक अगर आप जाते तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन आपकी तो उम्र, क्योंकि आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी उम्र तो निश्चित रूप से 30 ईयर्स नहीं हो सकती। कोई 12 ईयर्स, कोई 13, कोई 15 ईयर्स के आप होंगे या कोई 16 ईयर्स के होंगे। तो इसीलिए 30 ईयर्स बैक अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो वो आपको अब के हालात में और तब के 1990s के हालात जो स्थिति थी तब की तुलना आपको वो बता सकते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, कैसा देश था, किस तरह की सिचुएशंस थे और मार्केट की क्या स्थिति थी, कितने चॉइसेस उनके पास थे या नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या हालात थे, रोजगार की क्या हालात थे, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसकी क्या स्थिति थी। तो इन चीज़ों को आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं तो वो आपको अपने अनुभव जरूर बताएंगे कि 30 ईयर्स बैक में भारत में इतने कम सामान थे और खास करके विदेशी सामान आपको भारत में नहीं के बराबर मिलते, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे या जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या जो हमारे मिनिस्टर्स थे या संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम आज देश को ओपन कर देंगे दुनिया के दूसरे देशों के लिए, उनके व्यापारियों के लिए, तो फिर हमारे जो व्यापारी, हमारे जो उद्योगपति हैं या जो उद्यमी हैं वो उठ नहीं पाएंगे, उनके सामने कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो देश जो पहले हैं वो तो डेवलप हो चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमसे, और अभी तो हमने शुरुआत की है आज़ादी की बात, बहुत कुछ हमारे यहाँ है भी नहीं, हमें बनाना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो इस कारण से उन्होंने 1990s तक लगभग हमारे देश में ट्रेड बैरियर रहा। आगे चल के आपको शब्द आएगा। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बैरियर का मतलब आप जानते हैं अरंगा लगाना, रोकना, रुकावट है। हाँ, तो वो व्यापारिक रुकावटें लगाई हुई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, रोके गए थे कि भाई उसमें से कुछ केवल एसेंशियल आइटम्स थे, वही केवल आपको यहाँ मंगाए जाते थे, केवल एसेंशियल आइटम्स थे जो कि बहुत आवश्यक ऐसा था जिसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता था, बस केवल वही यहाँ मंगाया जाता था, उसी को लाने की अनुमति थी, इंपोर्ट करने की अनुमति थी बस, और कुछ आइटम्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी। लेकिन 1990s में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर के रूप में पीवी नरसिम्हा राव थे, उस वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी को उसको लिबरलाइज किया गया। लिबरलाइज का मतलब होता है सुधार किया गया, उदारीकरण, एक्चुअली उसकी हिंदी होती है उदारीकरण, यानी हम तब अपनी आर्थिक या अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं या व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको लेकर हम थोड़ा उदार उस वक्त से बनने लगे कि नहीं, अगर हम दूसरे देशों से, दुनिया के देशों से कटे रहेंगे तो फिर हम इसी तरह सीमित रहेंगे, हमारे उद्योग, हमारे व्यापार जो है या हमारे लोग जो हैं उस तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे जब तक हम विकसित देशों के साथ अपना तालमेल स्थापित नहीं करेंगे, उनके साथ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये इसमें परिवर्तन लाया गया और उस पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस लाए गए 1990s यानी 1991 से 1996 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो उन्होंने ये सबसे पहले ये पॉलिसी लाई और उसके बाद से फिर अब लगातार हमारा देश उसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में पहले कुछ आइटम्स को लेकर के व्यापार सीमा खोल दी गई, फिर कुछ आइटम्स को, फिर कुछ आइटम्स को, इसी तरह से 100, 50, 150 इस तरीके से अलग अलग आइटम्स की पहचान करके जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को नुकसान ना हो और वो बैरियर हटाते चली गई सरकारें। अब है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, वो क्या था, अपने हर देश का ज़्यादातर अधिकतर जो देश थे वो उन देशों के अलग अपने अपने ही सीमा में सीमित थे। अगर आप कंट्रीज़ को डिवाइड करें, दुनिया के कंट्रीज़ को, आज की स्थिति में भी और पहले के हालात में भी बहुत बड़ा
परिवर्तन वैसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए, अगर आप दुनिया को 3 पार्ट में डिवाइड आपको करना पड़ जाएगा। एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और तीसरा जो है बैकवर्ड या मोस्ट बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो बहुत बुरी स्थिति में हैं, आज भी बहुत बुरी स्थिति में हैं। तो डेवलप कंट्रीज में है अमेरिका है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, आप चाइना है। तो इस तरीके से, और डेवलपिंग कंट्रीज में भारत, हमारा इंडिया अभी भी इन डेवलपिंग सिचुएशन में है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या दूसरे अन्य और कंट्रीज हैं। आप अगर ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, उसमें भी साउथ एशिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, वो भी हैं। यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे, यूरोप में हालांकि बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अब भी हैं। साउथ अफ्रीका की बात अगर मैं करूं तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल बुरी स्थिति में हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन सीमित था, उसको 20th सेंचुरी की बात करें, यानी 20वीं सदी में, और व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वेयर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो बाउंड्रीज क्रॉस करते थे, आना जाना होता था दो देशों के बीच में, वो क्या था, रॉ मटेरियल। उस समय जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जब अंग्रेज का शासन था, तब क्या होता था, हमारे पास फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाने यहाँ नहीं थे। तो वो क्या करते थे, जो हमारे आयरन थे, ओर थे, और भी दूसरे जो मिनरल्स होते थे, वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर के अपने देश में ले जाते थे, इंग्लैंड, फिर वहाँ अपनी फैक्ट्री में तैयार करते थे, और फिर वो तैयार माल वापस हमारे यहाँ भेजते थे, और महंगे कीमत में हमारे यहाँ, हमारे ही सामान को महंगी कीमत में हमारे को बेचते थे। तो ये हालात उस समय थे। फूड स्टफ था, जो खाद्य पदार्थ है, हमारी हालत ऐसी थी 60s तक कि ऐसे, यानी 70s तक भी ऐसी स्थिति थी हमारी कि जब हमारे पास खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था, यानी आधी आबादी की स्थिति ऐसी थी कि उनके पास खाने के लिए 6 माह के बाद खाने के लिए उनके पास अनाज उनके घर में नहीं होता था, क्योंकि उत्पादन नहीं होता था हमारे पूरे देश में। हम अमेरिका जैसे देशों से गेहूं मंगाते थे, खरीदते थे सस्ते दाम पर, वो हम पर एहसान करता था गेहूं दे करके। ये हालात हमारे थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई तो हमने बिल्कुल स्थिति बदल दी। आज हमारे पास सरप्लस अनाज है, धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन जो भी है, और उसको हम दूसरों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। चाहे प्याज की बात ले लें, चाहे आप पोटैटो, आलू की बात ले लें, तो हम ये सारी चीज़ें आज हम एक्सपोर्ट करने के हालात में हैं। जो फूड मटेरियल्स में अगर आप बात करें, जो मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी हम बड़े पैमाने पर बाहर भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो और अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो चीज़ें भी अब आने जाने लगी हैं, और बिल्कुल एक दूसरे देशों के बीच में आदान प्रदान, ट्रेड होना शुरू हो गया है। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। अब जो भारत है, ये भी रॉ मटेरियल्स लाता है, बनाता है, और फिर दूसरे देशों को देता है। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या है, और किस तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापारिक, केवल एकमात्र अगर कोई बड़ा कारण अगर पूछा जाए कि दो देशों के बीच में संबंध क्यों हुआ, क्यों इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, क्यों इंटर रिलेटेड हो रहे हैं, क्यों इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं आपस में, वो एक बड़ा कारण है केवल और केवल क्या है, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। जो एक दूसरे के बीच में दूरियां बनी हुई थी दो देशों के बीच में, उन दूरियों को पाटने के लिए, खत्म करने वाला अगर कोई मुख्य कारण है तो वो है ट्रेड, यानी व्यापार। और उसका मुख्य माध्यम कौन बना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ऐसी कंपनियां, ऐसे संस्थान, ऐसे संगठन जो एक से अधिक देशों में काम कर सकती हैं, और वो कैपेबल हैं, उनके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, उतने पैसे उनके पास हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। इमर्ज्ड ऑन द सीन, और वो इस दुनिया पर छा गए। आज आप इंडिया के भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम आप ले सकते हैं। दर्जनों ऐसी कंपनी हैं जो बाहर दूसरे देशों में अपना जलवा दिखा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, और यहाँ भी दूसरे देशों की कंपनीज यहाँ आ रही हैं। एक दूसरे के बीच में कमर्शियल जो ट्रेड होता है,
जो रिलेशन होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो भी हो रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ MNCs, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। क्या है? ए लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइंस इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अब आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है कि जैसे एक कंपनी है, अब मान लीजिए मारुति है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कार बनाती है। तो ऑटोमोबाइल्स की दृष्टि से जब वो कार बनाती है, कार में दर्जनों प्रकार के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता होती है जब वो कार असेंबलिंग करते हैं। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या वो सारे कंपोनेंट्स मारुति स्वयं बनाती है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसमें से मैक्सिमम यानी 99% ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मारुति स्वयं नहीं बनाती है, या फिर दूसरी कंपनियों की भी बात मैं अगर कहूँ, दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। तो अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जितनी तरह के कंपोनेंट्स लगने की ज़रूरत होती है वो सब वो खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे देशों को दूसरे कंपनियों को देते हैं, दूसरी संस्थाओं को, दूसरे ऐसे व्यावसायिक संस्थान हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे छोटे हैं, उनको वो काम देते हैं अलग अलग वो, और उनसे लेकर के फिर अपने यहाँ उसकी असेंबलिंग करते हैं, फिर कंज्यूमर को मार्केट में वो बेचते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे मोबाइल है, जो मोबाइल आप देखते हैं, ये मोबाइल एक जगह तैयार नहीं होता, केवल इसकी असेंबलिंग हो सकती है इंडिया में या चाइना में या फिर जापान में, लेकिन जो इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स एक जगह नहीं बनते, एक कंट्री में नहीं बनते। वो उसका IC कहीं और से बनाता है, उसकी स्क्रीन कहीं और से बनवाता है, किसी दूसरे देश से बनवाता है। जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कोई और कंपनी है, किसी और देश की कंपनी होती है। तो यानी कोई चीज़ अमेरिका में बन रहा है, कोई जापान में बन रहा है, कोई इंडिया में बन रहा है, कोई चाइना में बन रहा है, और चारों जगह से वो सामान मंगा के एक जगह उसकी असेंबलिंग करके और दुनिया के मार्केट में वो दे रहा है। तो ये तरीका है किसका? MNCs का काम करने का, मल्टीनेशनल कंपनी का, जो आपको हर जगह से देखने को मिलेगा। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो रिसर्च सेंटर उनका कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में है, यानी अमेरिका में है। रिसर्च करते हैं वहाँ, टेक्नोलॉजी डेवलप वहाँ करते हैं। देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना, और उसका जो कंपोनेंट्स है वो चाइना में मैन्युफैक्चर करते हैं। दीज आर देन शिप टू मैक्सिको, और फिर उसको कहाँ? मैक्सिको मंगा लेते हैं, जो ईस्टर्न यूरोप है, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल, और वहाँ इन प्रोडक्ट्स को असेंबल कराते हैं। तो ये एक तरीका है, और ये लगभग सभी MNCs के साथ है, सभी बड़ी कंपनियों के साथ यही स्थिति है, इसी तरीके से काम होता है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का काम कैसे होता है वो आप समझ गए होंगे। इन दिस एग्जांपल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। अब जो पहले भी मैंने बोला कि सर्विसेज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक देश दूसरे देश को दे रहा है। सर्विसेज का भी काम, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है सेवा। सेवा में क्या? किसी भी प्रकार का, वो झाड़ू लगाने का भी काम हो सकता है, सीवर सफाई का भी काम हो सकता है, सड़क निर्माण का भी काम हो सकता है, रेलवे पुल के कंस्ट्रक्शन का भी काम हो सकता है, हवाई जहाज का काम हो सकता है, किसी मशीन का मेंटेनेंस हो सकता है। आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आते हैं, वो भी सर्विस देते हैं आपको, वो सर्विसेज हैं। आपके घर में AC मेंटेनेंस करने वाले लोग आते हैं, वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके खेतों में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई लेबर काम कर रहा है तो भी सर्विस है। आपका इंजन पंप सेट जो सिंचाई के लिए यूज करते हैं, अगर वो ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक आता है तो वो भी आपको वो सर्विस दे रहा है। तो इसी तरह से आप जैसे अगर आपको कोई गाड़ी हायर करते हैं और कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस। तो वो भी एक सर्विस है। अगर कोई टीचर आपको टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। कोई डॉक्टर अगर आपकी इलाज कर रहा है, आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, आपको परामर्श दे रहा है, तो भी वो एक सर्विस है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में जैसे अगर आप इवेंट कर रहे हैं, कोई आपको अपना गाना सुना रहा है, वो भी एक सर्विस है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे प्रकार हैं और डाइवर्सिफाई है। आज दुनिया में इतनी प्रकार की सेवाएं हो गई हैं जिसको उंगलियों पर तो बिल्कुल भी नहीं गिना जा सकता। और इसीलिए आप देखते होंगे कॉलेजेस में ही उतने प्रकार के अलग अलग ट्रेड आ गए हैं, प्रोफेशन, जितने प्रोफेशन उतने तरह के ट्रेड आ गए हैं और उतने प्रकार के कोर्सेस
कॉलेजेस में शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप अपने घर में रह करके ही किसी को भी सर्विस आप दे सकते हैं और पैसे अच्छे से कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। तो इसीलिए केवल गुड्स नहीं, गुड्स का मतलब होता है सामान, केवल आइटम ही नहीं है व्यापार का तरीका, बल्कि सर्विसेज भी हैं जो कि ग्लोबली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, दुनिया के लेवल पर, विश्व के स्तर पर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है ग्लोबली आपस में दूसरे। जैसे टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर की बात अगर मैं करूं, आगे चल करके भी आपको आएगा, तो मैं पहले बताता चलता हूं कि आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं, भारत बड़े लेवल पे बनाता है और बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे यहाँ हैं और बहुत टैलेंटेड लोग इंडिया के हैं। तो ये यूएसए में जाकर काम कर रहे हैं, जापान में काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया में काम करते हैं, कनाडा में बड़े लेवल पे काम करते हैं, यूके में बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस हैं जो जाकर काम करते हैं, रसिया में काम करते हैं, यहाँ तक कि चाइना में भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो भी एक सर्विसेज है और वहाँ उनके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आई, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई, यहीं इंडिया से बैठ करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के सर्विसेज भी हम अब दे रहे हैं और एक देश, केवल इंडिया नहीं बल्कि एक देश दूसरे देशों को दे रहा है। द इंडियन प्रोसेस, the production process is divided into small parts and spread out across the globe in the above example। जैसा कि चाइना provides the advantage of being a cheap manufacturing location। अब आप देखिए क्या है, इस ग्लोबलाइजेशन का क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन में दुनिया ने अपने अपने देश के अपने व्यापार के नियम बनाए, इंडस्ट्री के लॉज नियम बनाए, ट्रेड के लॉज बनाए और उसमें से जो देश सबसे अधिक अपने यहाँ लोगों को लाना चाहता है, विदेशी कंपनियों के पैसे अपने यहाँ आकर्षित करना चाहता है, निवेश मंगाना चाहता है, अपने यहाँ इंडस्ट्री लगवाना चाहता है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा तो वहाँ रोजगार तो पैदा नहीं होंगे, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, उनकी ज़िंदगी चलेगी कैसे, उनका लिवलीहुड कैसे चल सकता है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सुधरेगा। तो इसलिए सभी देशों की ये आवश्यकता है और उस आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग कंट्रीज ने अपने जो ट्रेड लॉज हैं, जो व्यापारिक उनकी अपनी गतिविधियां हैं, उससे संबंधित जो नियम और कानून और शर्तें हैं, उसमें बहुत परिवर्तन कर दिया। बहुत सारे कंट्रीज में अगर आप जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है इस चीज़ की, तो आप जितनी ज़रूरत आप अपनी बताएंगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत बताएंगे, बिजली है, पानी है, सीवर है और उसके बाद वहाँ ज़मीन चाहिए आपको, उसके अलावा वहाँ लाइसेंस चाहिए आपको, टैक्स से संबंधित सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आपको स्किल्ड लेबरर चाहिए जो सस्ते में मिल जाए। तो इतनी सारी चीज़ें इंडस्ट्री लगाने के लिए आप जैसे ही वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, आपको 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि आप इस ज़मीन पे इतनी ज़मीन लीजिए और इस पर आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए। तो इस तरीके से, उसी तरह से अब इंडिया ने भी काफ़ी परिवर्तन कर दिया है अपने यहाँ, कि यहाँ भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियम में इतने बदलाव कर दिए हैं कि वो आप देखेंगे कि 1 महीने 45 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो सारी सुविधा दे देते हैं इंडस्ट्री को और वो कहते हैं आप इस ज़मीन पर यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। तो वो आवश्यकता है हमारी रोज़गार को पैदा करने के लिए। तो इस तरीके से तो वो जो बड़ी कंपनियां एमएनसीज हैं वो देखती हैं कि किस देश में जाकर हमको ज़्यादा आसान होगा अपनी इंडस्ट्री लगाना, कहाँ हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इकोनॉमिकली अगर हम इंडस्ट्री वहाँ लगाते हैं, अपना काम वहाँ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो तब सोच करके, पूरा एनालाइज करके फिर वो एमएनसी उस कंट्री में जाती है और जाकर वहाँ अपना वो काम करना शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स who can understand the technical aspects of production. It also has educated English-speaking youth who can provide customer care services, and all this probably can mean 50 to 60% cost savings for the MNCs। अब आप देखिए, जैसे चाइना बहुत सस्ता है, क्यों? वहाँ लेबर बहुत सस्ती है, कम कीमत में, कम में काम करने को, कम पैसे पे काम करने को लोग क्या, क्यों? जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, ज़मीन उनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत सस्ती ज़मीन, बहुत कम कीमत में वो इंडस्ट्री को, बल्कि कई बार बड़ी इंडस्ट्री होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ज़मीन 100 साल के लिए दे दी जाती है, चाइना में देते हैं। इंडिया में ज़मीन तो नहीं देते उतनी सस्ती, लेकिन देते हैं, उनको खरीदनी पड़ती है, फिर भी सरकार कोशिश करती है उन्हें देने की। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी लेबर सस्ती है, यहाँ भी टैक्सेस थोड़े कम हैं
और जो यूथ हैं अब स्किल्ड बहुत हो चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं वो, खास करके अगर आईटी सेक्टर की बात करें, सॉफ्टवेयर में या टेक्निकली या फिर ऑटोमोबाइल की दृष्टि से भी अगर मैं बात करूं तब भी बहुत स्किल्ड हो चुके हैं। तो इससे क्या है, जो एमएनसीज यहाँ आते हैं उनको लगता है कि अगर इतनी इतनी चीज़ें हमको सस्ती मिल जाए, लेबर सस्ते मिल जाए, रॉ मटेरियल हमको सस्ते मिल जाए, तो हम यहाँ कम समय में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इंडिया भी एक डेस्टिनेशन एमएनसीज के लिए बहुत अच्छा बन गया है और यहाँ भी बहुत सारी एमएनसीज पिछले 20 वर्षों में आई हैं और अब भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस दिशा में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो लगातार कोशिश करते हैं, हर बार विदेश जाते हैं और वहाँ के उद्योगपतियों से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ भी आकर के इंडस्ट्री लगाइए, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाइए, यूनिट लगाइए, आप हमारे यहाँ काम करिए, आपको बहुत ये सारे ये बेनिफिट देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे, हम सारी चीज़ें देंगे। इन चीज़ों के लिए वो उनको आकर्षित करते हैं। अब आगे है लेट अस वर्क दिस आउट, इससे संबंधित आप चीज़ समझ सकते हैं क्या है, जो ब्रीफिंग हमने आपको की है आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दो देशों के बीच में एमएनसीज कैसे इन्वेस्टमेंट भी करती है, खुद भी जाकर अपनी यूनिट लगाते हैं, वहाँ की कंपनीज के साथ भी एग्रीमेंट करके वो अपना काम शुरू करते हैं। तो जो ये इंटरलिंक का मतलब कुछ काम कहीं कराते हैं, कुछ काम कहीं कराते हैं, फिर दोनों को जोड़ करके तीसरी जगह उसकी असेंबलिंग कराते हैं। तो इसी को हम इंटरलिंक कहते हैं। एक दूसरे पर आधारित भी ये होता है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ भी होता है प्रोडक्शन। तो इसीलिए किसी तरह का जब भी कोई काम ऐसा शुरू करते, प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक है अगर 10 प्रकार के कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है तो वो 10 कंपोनेंट्स एक जगह नहीं बन सकते, क्योंकि सभी प्रकार अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स में या अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी में अलग अलग देशों को महारत हासिल है। एक देश को हर चीज़ पे महारत हासिल नहीं है, एक देश हर चीज़ पे अपनी मजबूती स्थिति में नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ें कहीं से मंगानी पड़ती, कुछ चीज़ें कहीं से मंगाते हैं, कुछ कहीं से मंगाते हैं, फिर एक जगह जाकर उसको फाइनली तैयार करके देते हैं। तो इसी को ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है और इसी तरह से एमएनसीज काम करती है। हैविंग एश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दीज कंडीशंस, एमएनसीज सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। The money that is spent to buy assets such as land, building machines and other equipment is called investment. Investment made by MNC is called foreign investment। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो सारी आवश्यकताएं जहाँ उसको आसानी से मिलती हैं वो एमएनसीज वहीं जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। और मैंने एग्जाम्पल के रूप में चाइना बताया, इंडिया बताया, आज बांग्लादेश भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दूसरे अन्य भी कई कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ एमएनसीज को बुला रहे हैं और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक तो डायरेक्ट अपनी यूनिट तैयार करना है, दूसरा क्या करता है कि अगर यहाँ इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, तो फिर उस क्षेत्र में काम करने वाली जो इंडियन कंपनी है या उस दूसरे देश में जो उस क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी वहाँ की जो कंपनी, लोकल कंपनी होती है, उसके साथ वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं आपस में और कुछ पैसे वो लगाते हैं, कुछ पैसे वो लगाते हैं, यानी शेयर 50-50% भी लग सकता है, 49%, 51% भी हो सकता है, 60 और 40% होता है। उस हिसाब से एग्रीमेंट करके और फिर वो काम अपना उन देशों में करते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ इन दैट कंट्री। उस देश का जो नियम है, कानून है, कितना उन्हें अनुमति देता है, कितना अलाउ करता है कि आप कितना परसेंट अपना किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, कितने शेयर आप उसके अपने पास खरीद सकते हैं, तो कितने परसेंट पर आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो उस नियम के अनुसार वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमेरिकन MNC has bought over smaller Indian companies such as Prakash Foods. Prakash Foods had built a large marketing network in various parts of India. जैसे प्रकाश फूड्स इंडियन कंपनी है और वो बहुत बड़ी कंपनी, उसका नेटवर्क इंडिया में पूरा फैला हुआ है। तो अगर अमेरिकन कंपनी कोई यहाँ काम करना चाहती है तो उसने प्रकाश फूड्स के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, क्योंकि मार्केट उसका यहाँ बना हुआ है, वो वहाँ से सामान देगा और ये यहाँ सामान मार्केट में भेजेगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और फिर दोनों ने पैसे मिलाकर अपना काम करना शुरू किया।
तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। अब तो बड़े लेवल पर इस तरह का कोलैबोरेशन, उसे हम फॉरेन कोलैबोरेशन भी बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो इस तरह से होता है। इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट्स of the developing country governments with such enormous wealth. Imagine the power and influence of these MNCs. अब क्या है कि इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है तो स्वाभाविक है उसकी पकड़ मजबूत होती है। वो बहुत पैसे वाली बड़ी कंपनियां होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी उनकी अपनी होती है, उनके पास वर्क फोर्स उस हिसाब से अपनी होती है, तो वो इतना ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं। और उसका इंटरवेंशन, उसका असर क्या होता है, जिस कंट्रीज़ में वो लोग जाते हैं वहाँ के बजट पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। स्वाभाविक है जब इंडस्ट्री लगेगी और उससे टैक्सेस सरकार को बड़े पैमाने पर मिलेंगे बड़ी इंडस्ट्री के जाने के बाद, तो वो टैक्स तो सरकार की आय है, वही उसकी इनकम है, तो उसी से तो देश चलता है। जो टैक्सेस आते हैं सरकार को उसी से देश चलता है, उसी से सड़कों का निर्माण होता है, उसी से रेलवे निर्माण होता है, उसी से हेल्थ हॉस्पिटल बनेंगे, उसी से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, स्कूल कॉलेज सब कुछ उसी से बनेंगे। सारी चीज़ें, जो पेंशन किसी को देते हैं, किसी को सामाजिक सुरक्षा का पेंशन दिया जाता है, कुछ भी होता है, स्कॉलरशिप मिलता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं और कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तब जो देश के लिए काम किया जाता है, एग्रीकल्चर लोन दिए जाते हैं, बैंक चलाए जाते हैं, सब कुछ सारी गतिविधियां उसी टैक्स के पैसे से होती है। तो इसीलिए उसका बड़ा उसमें हस्तक्षेप होता है और बड़ा असर होता है उसका, यानी देश के किसी भी देश के बजट में। देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज place orders for production with a small producers, garments, footwear, sports items are examples of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. So, मैंने पहले ही बोला कि कोई भी बड़ी कंपनी होगी वो सब कुछ अपने से नहीं बनाती, वो हमेशा छोटी छोटी कंपनियों को काम देते हैं। दूसरा, अगर सामान खरीदना है तो वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी कंपनियों से वो सामान खरीदेंगे, उसी को ऑर्डर देंगे। जैसे गारमेंट्स है, फुटवेयर है, जूते चप्पल बनाने वाले हैं, स्पोर्ट्स के आइटम्स हैं, तो ये सब छोटी छोटी कंपनियां काम कर सकती है, इनको बहुत बड़ी यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन छोटी कंपनियों को वो काम देते हैं और उससे वो प्रोडक्शन, वो उसको ऑर्डर देते हैं, उससे खरीदते हैं और फिर दुनिया के अन्य देशों में वो उसे बाजार में अपना ठप्पा, अपना मार्का लगा के, अपने ब्रांडिंग का उस पर स्टैंप डाल के और फिर अपने नाम से उसको वो बेचते हैं। अधिक कीमत में लेंगे, कम कीमत में, मगर बेचते हैं अधिक कीमत में और बहुत मोटी कमाई, बहुत मोटा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाते हैं। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस क्वालिटी। और ये क्या करते, ये एमएनसीज, क्योंकि खरीदार यही हैं, इनके पास पैसे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क होता है, तो इसीलिए ये उन छोटी कंपनियों पर दबाव बनाकर अपने अनुकूल उसकी कीमत करा लेते हैं। जितने मर्जी तय करते हैं कि नहीं, हम इस सामान की क्वालिटी तो आप नहीं कम कर सकते, क्वालिटी वो कहेगा हमारे अनुसार बनाना है, ये जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही बनाना है, लेकिन कीमत हम तय करेंगे। कीमत वो तय करता है कि नहीं, हम इतने ही कीमत में ये लेंगे। तो इस तरीके से वो अपने हिसाब से कीमत और उसकी क्वालिटी और उसकी डिलीवरी सब कुछ और लेबर का कंडीशन, यहाँ तक कि उस फैक्ट्री को बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ जो काम करने वाले लेबर हैं वो उसको सैलरी आप इतनी ही दोगे, इतना तक वो निर्धारित कर देता है, उसे आप ये सारी सुविधाएं दोगे, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इस हिसाब से होना चाहिए, उसके बैठने की व्यवस्था ये होनी चाहिए, आपके ऑफिस में ये सुविधाएं होनी चाहिए, आपकी फैक्ट्री में ये व्यवस्था, सब कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए। वो जाकर देखते हैं, तो इतना ज़्यादा इंटरवेंशन एमएनसीज का छोटी कंपनियों में होता है। दस वी सी दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच द एमएनसीज आर स्पीडिंग देयर प्रोडक्शन। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विविध तरीके से, विभिन्न प्रकार से जो एमएनसीज हैं वो दुनिया में फैल रही हैं, अपना आधिपत्य जमा रही हैं, अपना दबदबा वहाँ कायम कर रही हैं। एज ए रिजल्ट, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। और क्या है इसका रिजल्ट, क्या है कि प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो इस तरीके से क्या है कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में या लोकेशंस में जो प्रोडक्शन है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इंटरलिंक्ड हो रहे हैं।
ये लेट अस वर्क इन दीज आउट, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ करके दोबारा जो मैंने ब्रीफिंग की है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज एमएनसी? बिल्कुल है, ये आप कह सकते हैं कि हाँ ये एमएनसी है। उसी तरीके से फोर्ड मोटर कहता है व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया। ये चीज़ें ये पढ़ करके आप इसमें से जवाब दे सकते हैं। ये साइड में आप देखिए यहाँ दिया हुआ है कि फोर्ड मोटर्स वाज selling 88,000 cars in the Indian markets, while another 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil and United States of America. The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं और इसका जवाब आप दे सकते हैं। बहुत आसान होगा, इसको बस बेसिक कंसेप्ट समझना है क्या चीज़ है, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड मैंने बताया, विदेशी व्यापार क्या है, बिल्कुल वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया, उन्हीं चीज़ों को इसमें दिया हुआ है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का आपस में जुड़ाव, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से मिलन क्या है। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन हिस्ट्री। You would have read about the trade routes connecting India and South Asia. इंडिया और साउथ एशिया के बीच में किस तरह के ट्रेड रूट्स थे वो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ईस्ट एंड वेस्ट कैसे जुड़े हुए थे, किस तरह से जुड़े हुए थे, व्यापारिक गतिविधियां किस प्रकार की होती थी, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन बाद के वर्षों में फिर स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। भारत केवल एसेंशियल जो आइटम्स थे उसी को अपने यहाँ मंगाता था, क्योंकि डोमेस्टिक जो मार्केट्स था, डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री थी वो उतनी फ्लरिश नहीं थी, उतनी प्रॉस्पर नहीं थी, तो इस कारण से वो कंपटीशन में नहीं आ सकते थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स उन पर लगाया हुआ था। अब आप देखिए अब के जो हालात हैं, पिछले 30 ईयर्स में जो परिवर्तन आए, उन्हीं में से जो मैंने एग्जांपल दिया था कि चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, कि चाइनीज़ टॉयज़ बड़े पैमाने पर भारत में आ रहे थे, अब तक आ रहे थे, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के बाद उस पर बैरियर लगा दिया है। और जो अब चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम बिक रहे हैं इंडियन मार्केट में, और इंडियन कंपनी जब उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा इंडियन कंपनीज टॉयज़ बना रहे हैं, क्योंकि टॉयज़ की मार्केट दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको लेकर के क्या चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट हाई प्राइस। यहाँ बहुत अच्छी कीमत में टॉयज़ बेची जाती थी। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉयज़। वो प्लास्टिक के टॉयज़ बना करके बहुत सस्ते टॉयज़ यहाँ बेचते थे। तो इससे क्या हुआ कि इससे ऑप्शन हो गया देश के सामने, यहाँ हमारे सामने, कि भाई वो भी एक टॉयज़ है और इंडियन कंपनीज के भी टॉयज़ हैं, जो हमें अच्छे लगते थे, जो हमें सस्ते लगते थे, वो हम खरीदते थे। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनीज थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनके हालात बहुत बिगड़ने लगे, भारतीय कंपनी पिछड़ने लगी कंपटीशन में। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर ट्रेड बैरियर लगाया, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि जो आप इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगाना। तो टैक्स 100% 200% भी लगा देते हैं, 300% भी टैक्स लगा देते हैं। यानी कि अगर वो 10 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये का अगर टॉयज़ है, तो वो सीधा 30 रुपये का टॉयज़ हो जाएगा। तो इस कारण से वो फिर उनका सामान यहाँ नहीं बिकता है, महंगा हो जाता है। तो ये एक ट्रेड बैरियर होता है। तो फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। एक से दूसरे देशों के साथ ये जुड़ने लगे हैं फॉरेन ट्रेड के कारण से, यही एक मुख्य माध्यम है। और आगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैं बिल्कुल विस्तार से समझा चुका हूँ कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और इसमें होता क्या है, किस तरह से कैसे एक देश दूसरे देशों के साथ जुड़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये एक बहुत तेज गति से एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ने की ये एक प्रक्रिया है वैश्वीकरण।
हाँ, एक देश का दूसरे देश पर निर्भरता स्थापित करने बनाने वाली एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक कोशिश है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। पहले ही बता चुका हूँ कि सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी हैं, एक से दूसरे देश में मूव कर रहे हैं, यानी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, ये सारे काम बढ़ रहे हैं, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेट अस वर्क दीज आउट। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, एमएनसीज कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस होता है, वो आप इसमें से इसका आंसर दे सकते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, ग्लोबलाइजेशन को तेज किया, बढ़ाया, उसको मजबूती दी। आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो वो है टेक्नोलॉजी, यानी इंटरनेट, टेलीफोन। ये जो है इसने सबसे ज़्यादा एक देश को दूसरे देश के करीब ला दिया। साधन आज इतने हो गए हैं, देखेंगे तो रेलवे के द्वारा भी कई देश जुड़े हुए हैं, कई देश बाई रोड, सड़क माध्यम से भी व्यापार करते हैं, जुड़े हुए हैं। और दुनिया के शायद ही अब कोई ऐसे देश होंगे जो हवाई मार्ग से न जुड़े हों। और समुद्री मार्ग से पहले तो दुनिया, आज से अगर 50-60 साल पीछे जाएंगे, 50-60 ईयर्स बैक अगर आप जाएंगे, तो ज़्यादातर जो व्यापार होते थे, फॉरेन ट्रेड होते थे, वो सब के सब समुद्री सी पोर्ट के माध्यम से होते थे, समुद्री मार्ग से होते थे, समुद्री जहाज के माध्यम से सामान भेजे जाते थे, लाए जाते थे और दिए जाते थे। तो लेकिन अब तो हवाई जहाज से भी इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर हवाई जहाज के माध्यम से भी आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो रेल के माध्यम से, जैसे अगर आप एग्जांपल साउथ एशिया का लें, एशिया का लें, तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी भारत के साथ उस तरह से बॉर्डर में ऐसा जुड़ा हुआ है कि जहां से बाय रोड भी जा सकते हैं, और इधर तो बाई ट्रेन तो जाते ही हैं। तो इसी तरीके से दूसरे चाइना के साथ भी बहुत सारी कंट्रीज़ का, नेपाल के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, वो वन रोड वन बॉर्डर के एक कंसेप्ट बना रहे हैं, OROB आपने सुना होगा। तो वो बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान और चाइना के बीच में विवाद है। उसके द्वारा ही वो ईरान को भी जोड़ने जा रहा है, अफगानिस्तान को भी जोड़ने जा रहा है, और भी कई कंट्रीज उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सब एक बड़ा कारण बन गया, बड़ा माध्यम बन गया, जिसने कि ग्लोबलाइजेशन को और तेजी दी और मजबूती से, यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, जो आसान हुआ जाना और आना, यातायात की जो गतिविधि, यातायात के जो साधन थे, ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी थी, वो इतनी मजबूत हुई, उससे ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा मजबूत हुआ, उससे और वैश्वीकरण को हवा मिली, यानी मजबूती मिली, उससे और अधिक एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में और नज़दीक आ गए और ज़्यादा जुड़े। अब देख रहे हैं आप जो पिक्चर है, इसमें ये कंटेनर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स दिखा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि ये समुद्री मार्ग से ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स, जैसे आपने रेलवे की जो बॉगी आपने देखे होंगे, जो कोचेज देखे हैं माल ट्रेन्स के खास करके, उतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। तो यानी उतने बड़े कंटेनर में, एक कंटेनर में कितना अधिक सामान जा सकता है। तो बड़े पैमाने पर अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है, व्यापार करना होता है किसी देश के साथ, तो उसी कंटेनर में सामान को बंद करके, डाल के, पैक करके, और तब समुद्री जहाज या फिर दूसरे माध्यम से बाय रोड भी भेजा जाता है। तो ये कंटेनर्स का पिक्चर है, जिससे आप समझ सकते हैं ये इसमें दिखाया गया है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो माध्यम है। आज आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिका बैठे किसी कंपनी के किसी अधिकारी से बात करनी है, अमेरिका जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तत्काल आप तुरंत 2 मिनट के अंदर आप उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और यहीं से आमने सामने आप सारी बातें कर लेते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना होता है, आप यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही आप उसे कोई प्रोडक्ट अपना दिखा सकते हैं और ऑर्डर उससे ले सकते हैं, उनसे बातचीत आप कर सकते हैं। सारी जो मीटिंग होती है, बिजनेस की मीटिंग होती है, वो आप घर बैठे यहीं कर सकते हैं। तो दुनिया अब एक गांव की तरह से हो गया है। जो ग्लोब है वो पूरी तरह गांव में बदल चुका है, कि आप जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गांव में जानता था, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति हों, कोई बच्चे होंगे, तो आप जानते होंगे गांव में एक एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जानता है। शहर में भी अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं
तो आप मोहल्ले में एक गली के से दूसरे गली के दूसरे बच्चे को, दूसरे फैमिली को, सबको एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। उसी तरीके से आज ग्लोबलाइजेशन में यही हालात होगी। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति की, दूसरे जो कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने वाले, उनको सबको जानते हैं और सबसे जुड़े हुए हैं। बहुत आसानी से उससे आप काम कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने तो इसमें एक तरह से ड्रास्टिक चेंजेस ला दिए, बहुत ज़बरदस्त फास्ट चेंजेस ला दिए, बड़ा परिवर्तन ला दिया और बड़ी मजबूती दे दी है ग्लोबलाइजेशन को, जिससे कि आज दुनिया एक हो चुकी है। हर एक देश 2500-50 देश के साथ काम कर रहा है। जैसा मैंने बताया था कि इंडिया खास करके दवाई की दृष्टि, मेडिसिन की दृष्टि से इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि 100 से अधिक 150 देशों को इंडिया ने, अभी अगर कोरोना की घटना हुई तो उसमें भी इंडिया ने 100 से अधिक देशों को मेडिसिन सप्लाई की। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये काम आज की तारीख में फॉरेन ट्रेड हो रहा है और जो कि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, आईटी तो निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता आज की तारीख में। अब वो कैसे होता है, जैसे लंदन में कोई मैगजीन या कोई अखबार प्रिंट होता है, वो क्या वहाँ अब उसका डिजाइन होना है, जो कंटेंट तैयार किए जाएंगे, पेज तैयार किए जाएंगे, वहाँ बहुत महंगा पड़ता है, वहाँ लेबर बहुत महंगी है। तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया भेज देंगे, कंटेंट अपना इंटरनेट के माध्यम से इंडिया भेज देते हैं। यहाँ उसकी डिजाइनिंग हो जाती है और फिर पेज को डिजाइन करके, तैयार करके, और फिर वो उसको वापस उनको इंटरनेट से, मेल से उनको वापस भेज देते हैं। उनके लिए आसान है, कम पैसे में यहाँ काम कराया और वहाँ अपना फिर प्रिंट करा लिया उसको, और वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे उसमें बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। बैंकिंग की दृष्टि से अब अगर आप देखें तो बिना इंटरनेट के तो बैंकिंग, ई बैंकिंग संभव ही नहीं है, इसलिए इंटरनेट तो आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है आज की तारीख में। आज आप का अगर अकाउंट अपने किसी गांव के किसी बैंक में भी है, किसी छोटे शहर के भी बैंक में, ब्रांच में अगर है, या किसी बड़े शहर में कहीं भी है, किसी भी देश में है, तो आप दूसरे देश में जाकर के अपने अकाउंट से पैसे आप निकाल सकते हैं। दूसरे देश में बैठे ही आप अपने देश के बैंक के ब्रांचेस से आप लेन देन कर सकते हैं। तो वो किससे संभव है? उसी को ई बैंकिंग कहा गया, इंटरनेट बैंकिंग कहा गया है। तो इंटरनेट से या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा गया, डिजिटल बैंकिंग कहा गया है। तो अब आप घर बैठे कहीं भी दुनिया किसी कोने में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। जरूरी नहीं चेक देने का, बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं। आप अपने घर से ही, अपने मोबाइल से, अपने इंटरनेट से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ही आप अपनी बैंकिंग का काम सारा करते रहते हैं। पैसे का लेन देन भी आप करते रहते हैं। तो ये था पेज नंबर 63, जहाँ तक हमने आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। और जो इसमें वर्क दिए गए हैं उस वर्क को आप ठीक से समझकर फिर आप एक्सप्लेन करें। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बुक में मेंशन नहीं हैं, लेकिन बाहर से क्योंकि मेरा अनुभव है उस हिसाब से, तो इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें भी बताई हैं। आगे चल के भी आपको इसका फ़ायदा बहुत होगा। तो आप इसको बारंबार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में और इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से समझ में आएगा, अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये आगे भी काम आएगा अगर आप हायर क्लासेस में 11th में 12th में भी अगर ह्यूमैनिटीज़ आप लेंगे, इस तरह के सब्जेक्ट अगर आप, या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, तो आपको हमेशा इस टर्म से ही सामना करना पड़ेगा और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो हम वीडियो के जो दूसरे पार्ट 2 वीडियो हम बनाएंगे उससे आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत कुछ समझा पाया हूँ और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।